नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्री करियर पॉइंट में। मैं गोपाल बघेल आज आपके साथ एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड जो भी फैक्ट हमारे रह गए थे वो डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए चलते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, ड्राई मैटर एंड कंसनट्रेट फॉर कैटल एंड बफेलो, मतलब शुष्क पदार्थ और जो दाने की मात्रा है वो गाय और भैंस में किस बेस पर दी जाती है और कितनी दी जाती है वो हम देखने वाले हैं। तो जैसा कि एनिमल में सबसे पहले हम केटल में देख रहे हैं, तो केटल को जो ड्राई मैटर या शुष्क पदार्थ दिया जाता है वो पर 100 kg बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 100 kg बॉडी वेट पर दिया जाता है केटल को ड्राई मैटर 2.5 kg। इसके बाद 1 kg कंसनट्रेट फॉर मिल्क प्रोडक्शन, मतलब कि जो दाना दिया जाता है वो दूध उत्पादन के हिसाब से दिया जाता है। अगर केटल 3 लीटर मिल्क देता है, मिल्क प्रोडक्शन करता है, तो उसको 1 kg जो है दाना दिया जाता है, कंसनट्रेट दिया जाता है। उसी प्रकार साल्ट की हम बात करें तो ये 50 ग्राम पर एनिमल के हिसाब से दिया जाता है। आगे नेक्स्ट एनिमल है बफेलो। तो भैंस को कितना दिया जाता है शुष्क पदार्थ, तो 100 kg वेट बॉडी वेट पर 3 kg जो है इसको ड्राई मैटर दिया जाता है। और कंसनट्रेट की बात करें तो 2.5 लीटर मिल्क के हिसाब से इसको 2.5 लीटर मिल्क प्रोडक्शन पर 1 kg जो है कंसनट्रेट दिया जाता है या दाना दिया जाता है। ठीक है। साल्ट इसमें भी 50 ग्राम पर एनिमल के हिसाब से दिया जाता है इसको भी। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं हम, कुछ डाइट हैं उनमें कितना क्रूड फाइबर होता है और टीडीएन होता है उसका परसेंटेज है। तो डाइट है, अगर चारा है तो चारे में जो क्रूड फाइबर की मात्रा होती है वो मोर देन 18%, मतलब 18% से ज़्यादा, 18% से ज़्यादा होता है क्रूड फाइबर। टीडीएन जो होता है लेस देन 60%, मतलब कि 60% से कम पाया जाता है टीडीएन फॉडर में। उसी प्रकार ग्रेन में हम देखें तो ग्रेन में जो लेस देन 18%, मतलब 18% से कम होता है क्रूड फाइबर, और टीडीएन मोर देन 60%, 60% से ज़्यादा होता है टीडीएन। ठीक है। टीडीएन का फुल फॉर्म होता है टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। इसके बाद आगे है हमारा एनिमल हाउसिंग, पशु का आवास। तो पशुओं के आवास 2 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, 2 टाइप्स ऑफ एनिमल हाउसिंग। एक ओपन हाउसिंग सिस्टम होता है जिसमें हम उसको खुले में पशु को बांधते हैं, रखते हैं। एक होता है क्लोजिंग हाउसिंग सिस्टम होता है जिसमें हम बंद जगह में पशुओं को रखा जाता है या रखते हैं। ठीक है। अब क्लोज हाउसिंग भी 2 टाइप्स का है। अब सिंगल रो में भी रख सकते हैं उसको, सिंगल रो में जब रखते हैं उसको सिंगल रो सिस्टम बोलते हैं, और डबल रो में भी रख सकते हैं। तो 2 रो जब बनाते हैं, 2 कतार में रखते हैं तो उसको डबल रो सिस्टम बोलते हैं। अब डबल रो सिस्टम जो होता है इसमें हम 2 प्रकार से पशुओं को रख सकते हैं एनिमल को। एक तो तरीका है कि उनका फेस एक ही तरफ कर दें हम। ठीक है। एक तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, तो ये जो फेस है इसको हम, इसमें फेस पशुओं का एक ही साइड होता है, इसको हम फेस टू फेस सिस्टम बोलते हैं। मुंह से मुंह पशुशाला पद्धति, इसमें सभी पशुओं का जो मुंह है वो इस टाइप से रहता है, और ये जो है चारा रखने का जो स्थान होता है वो सिंगल होता है, एक ही होता है। ठीक है। और एक होता है टेल टू टेल सिस्टम। इसमें हम क्या करते हैं, पशुओं को पलट कर रख देते हैं, मतलब कि जो मुंह होता है उनका वो अलग अलग डायरेक्शन में होता है। ठीक है। तो इसमें 2 रास्ते होते हैं चारा रखने के, एक अलग यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है। ठीक है। इसमें रोग वगैरह कम लगते हैं टेल टू टेल में, या बहुत और भी अच्छी रहती है ये फेस टू फेस से, तो इसलिए इसको बेस्ट सिस्टम बोला जाता है। तो ध्यान रखना, टेल टू टेल या पूंछ से पूंछ पशुशाला पद्धति जो है सबसे अच्छी मानी जाती है पशुओं को रखने की। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर कुछ फैक्ट हैं इनक्यूबेटर से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चन बनते हैं टेम्परेचर से रिलेटेड। तो इनक्यूबेटर जो होता है जिसमें हैचिंग के लिए यूज़ किया जाता है इसको, तो इसमें फर्स्ट वीक में जो टेम्परेचर रखा जाता है वो रखते हैं 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेकेंड वीक में 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड थर्ड वीक में रखा जाता है 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब जैसे जैसे वीक बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे 1 डिग्री फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं हम। ठीक है। उसी प्रकार नेक्स्ट आगे देख लेते हैं ब्रूडर में
इसमें चूज़ों का लालन या जो चिक्स होते हैं उनका लालन पालन किया जाता है। तो इसमें फर्स्ट वीक में जो टेम्परेचर रखते हैं वो 95 डिग्री रखते हैं। ध्यान ये रखना है इसमें कम होता जाता है, 5 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं हम हर वीक में। तो सेकेंड वीक में 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, थर्ड वीक में 85 डिग्री फ़ारेनहाइट रखा जाता है, फोर्थ वीक में 80 डिग्री फ़ारेनहाइट रखा जाता है। क्लियर है? चलिए आगे देख लेते हैं, हम कुछ पोजीशन देख लेते हैं। फर्स्ट पोजीशन इन द वर्ल्ड, मतलब विश्व में पहली पोजीशन देख लेते हैं। इंडिया कौन कौन से एनिमल्स में फर्स्ट पर है। तो काऊ में ध्यान रखना है, काऊ में इंडिया फर्स्ट पोजीशन पर है। ठीक है। बफेलो में इंडिया फर्स्ट पोजीशन पर है। 57% जो बफेलो हैं वो ऑल वर्ल्ड की इंडिया में है। फिर गोट में देखें तो गोट में भी इंडिया फर्स्ट पर है। सीप में देखें तो सीप में ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट पर है। और मिल्क प्रोडक्शन, दूध उत्पादन में देखें तो इंडिया फर्स्ट पर है। मिल्क अवेलेबिलिटी या दूध की उपलब्धता देखें तो वर्तमान में 290 या 290 ग्राम पर पर्सन पर डे इंडिया में ये उपलब्धता है दूध की, 290 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। ठीक है। अब आगे हम देख लेते हैं। अब आगे हम देख रहे हैं स्टेट हैविंग फर्स्ट पोजीशन इन इंडिया, मतलब कि भारत के अंदर कौन से राज्य किस एनिमल में पहले नंबर पर हैं। ठीक है। तो गोट में पहले नंबर पर बिहार है, सबसे ज़्यादा बकरियां यहीं पर हैं बिहार में। भारत के अंदर देखें तो सीप में राजस्थान पहले नंबर पर है। काऊ एंड बफेलो में यूपी पहले पर है। हैन में देखा जाए तो आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर है। मिल्क प्रोडक्शन में, दूध की उत्पादन में देखें तो भारत के अंदर यूपी स्टेट पहले नंबर पर है। मिल्क प्रोडक्टिविटी, दूध की उपलब्धता देखा जाए तो पहले नंबर पर पंजाब है। ठीक है यहाँ तक? ठीक है। कुछ आगे और भी फैक्ट हैं हमारे, वो भी देख लेते हैं। ठीक है। तो आगे जो फैक्ट हैं वो स्पेशल कैरेक्टर ऑफ बफेलो ब्रीड, मतलब कि जो भैंस की नस्लें हैं उनकी विशेषताएं या लक्षण हैं। तो इसमें भी हम देख रहे हैं हाईएस्ट मिल्क ईल्डर बफेलो, सबसे ज़्यादा भैंसों में दूध देने वाली जो नस्ल है या ब्रीड है वो कौन सी है। तो उसका आंसर आएगा मुर्रा, सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करती है। अब आगे है हाईएस्ट फैट परसेंट इन मिल्क ऑफ बफेलो। हाईएस्ट फैट परसेंट का मतलब है कि वसा प्रतिशत सबसे ज़्यादा किस भैंस के दूध में पाया जाता है। तो उसका आंसर है भदावरी। ठीक है। लगभग 13% के समथिंग होता है इसमें फैट परसेंट। कॉपर कलर मतलब तांबे जैसा जो रंग है वो भदावरी का होता है। कर्लिंग हॉर्न, जो घुमावदार मुड़े हुए जो सींग हैं वो भी मुर्रा के हैं। दिल्ली बफेलो के नाम से भी मुर्रा को जाना जाता है क्योंकि इसका ओरिजिन प्लेस दिल्ली के आसपास का है। ठीक है। और ड्यूलेप डेवलप्ड इन बफेलो, इसका मतलब क्या है। ड्यूलेप मतलब होता है गल कंबल, जो गले के में झालर पाई जाती है। तो गल कंबल डेवलप किस में होता है, तो ये जाफराबादी ब्रीड में होता है। इसके बाद सिकल सेफ हॉर्न, जो हंसिया या दरांते के आकार के जो सींग होते हैं वो किस में होते हैं, तो सूरती में होते हैं। इसके बाद क्रॉस ब्रीड ऑफ बफेलो की क्रॉस ब्रीड संकर नस्ल कौन सी है, हाइब्रिड, तो महसाना। और इस पेरेंट्स ऑफ महसाना, इसके पेरेंट्स कौन कौन है, किस किस का क्रॉस है, तो मुर्रा एंड सूरती का क्रॉस है ये। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि न्यू ब्रीड ऑफ बफेलो मतलब भैंस की नई ब्रीड कौन सी है, तो गोदावरी आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, गोदावरी। आगे है स्पेशल कैरेक्टर ऑफ कैटल ब्रीड। अब यहाँ पर गाय की जो नस्लें हैं उनकी विशेषताएं हैं या लक्षण हैं। तो हाईएस्ट मिल्क ईल्डर कैटल, सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन देने वाली पशु कौन सा है, गाय कौन सी है, तो एचएफ या हॉलिस्टीन फ्रीजियन। इसके बाद है हाईएस्ट मिल्क ईल्डर कैटल ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय नस्लों में बताइए सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाली नस्ल कौन सी है, तो साहिवाल आएगा। इसका आंसर साहिवाल होती है। फिर है फेमस फॉर सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध कौन सी है, तो उसका आंसर आएगा कांकरेज, जो ब्रीड है वो सवाई चाल के लिए फेमस है। नेक्स्ट है नैरो माउथ एंड लॉन्ग फेस, मतलब सकरा मुंह और लंबा चेहरा किसका होता है, किस ब्रीड का है कैटल में, तो हरियाणा आएगा। उसका आंसर क्या आएगा, हरियाणा। आगे है हैवीएस्ट ब्रीड ऑफ कैटल, सबसे भारी नस्ल कौन सी है पशु की या गाय की, तो 420 किलोग्राम वजन होता है इसका और इसका नाम है कांकरेज।
ठीक है। इसी प्रकार आगे है स्ट्रॉन्गेस्ट एंड पावरफुल कैटल कौन सा है, मजबूत और शक्तिशाली, ये भी कांकरेज है, ठीक है। कैटल फाउंड इन एमपी, मध्य प्रदेश में कौन सी गाय की नस्ल पाली जाती है या पाई जाती है, तो मालवी एंड निमाड़ी, ठीक है। हाईएस्ट फैट परसेंट इन इंडियन कैटल ब्रीड, मतलब कि भारतीय नस्लों में किस गाय की नस्ल के दूध में वसा परसेंट सबसे ज़्यादा होता है, तो उसका आंसर आएगा सिंधी, ठीक है। और ये ओवरऑल भी है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हाईएस्ट फैट परसेंट इन कैटलाइन वर्ल्ड, मतलब पूरे विश्व में गाय की कौन सी नस्ल है जिसके दूध में सबसे ज़्यादा वसा परसेंट होता है, तो इसका आंसर भी सिंधी आएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले ब्यूटीफुल ब्रीड ऑफ कैटल बताइए, गाय की सुंदर नस्ल का नाम बताइए, तो आयर शायर आएगा। उसी प्रकार ड्राउट ब्रीड या बोझा ढोने वाली सूखी नस्ल पूछ ले तो कांकरेज आएगा, ठीक है। इसके बाद अगला है डिस्क शेप फोरहेड, तो डिस्क शेप फोरहेड कौन सी है, कांकरेज ही है, ठीक है। ये भी आगे हमारा अगला है ग्रीन फॉडर क्लासिफिकेशन, ठीक है। देखिए ग्रीन फॉडर है, हरा चारा है, उसका वर्गीकरण है, तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो एक खरीफ सीजन फॉडर है और एक रबी सीजन फॉडर है। मतलब खरीफ वाला जो जून जुलाई में इसको बोया जाता है, इसकी सोइंग की जाती है जून एंड जुलाई, और इसकी रबी की अक्टूबर एंड नवंबर में इसकी सोइंग होती है, ठीक है। तो खरीफ सीजन में फोडर, और इसमें भी फोडर, फिर खरीफ सीजन फोडर में दो कैटेगरी है, एक लेग्यूम है दलहनी एंड नॉन लेग्यूम आदलहनी, ठीक है। तो लेग्यूम में कौन कौन है, काउपी है और क्लस्टर बीन। नॉन लेग्यूम में दो हैं, सोरगम एंड मेज है। अब इसी प्रकार रबी सीजन में दो कैटेगरी हैं, लेग्यूम एंड नॉन लेग्यूम। लेग्यूम में लूसर्न है, क्लोवर है, और नॉन लेग्यूम में है नेपियर ग्रास, सूडान घास या सूडान ग्रास एंड एलिफेंट ग्रास। तो जितनी भी ग्रासेस हैं वो किस में आएंगी, नॉन लेग्यूम में, ठीक है। इसके बाद अगला है हमारा कंसंट्रेटेड ग्रेन, कंसंट्रेटेड ग्रेन, ठीक है। तो ये दाने का वर्गीकरण है, ठीक है। तो दाने में भी दो कैटेगरी हैं, एक तो हायर प्रोटीन वाली है और एक हायर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। हायर प्रोटीन में भी फिर दो कैटेगरी हैं, एक तो वेजिटेबल प्रोटीन और एक एनिमल प्रोटीन। अब वेजिटेबल प्रोटीन, वनस्पति प्रोटीन में कौन कौन से हैं, इसके एग्जांपल हैं ग्राउंडनट केक, मूंगफली की खली, कॉटन सीड केक, मस्टर्ड केक और लिनसीड केक, ठीक है। एनिमल प्रोटीन में बोन मील, मिल्क बाई प्रोडक्ट, मतलब दूध के जो उत्पाद हैं वो सब इसी में आएंगे। फिर हायर कार्बोहाइड्रेट किसको बोलेंगे, जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होगी, तो इसकी भी दो कैटेगरी है, एक कोर्स ग्रेन है, ठीक है, और एक ग्रेन बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। ये अनाज के उत्पाद हैं। तो कोर्स ग्रेन में कौन कौन है, मेज है, बार्ले और ओट। और ग्रेन बाई प्रोडक्ट में कौन है, व्हीट ब्रान और राइस ब्रान, मतलब कि गेहूं का चारा और धान का भूसा एंड धान का भूसी या धान का भूसा, ठीक है। इसके बाद अगर आपसे कुछ और फैक्ट हैं, इंक्रीज फैट परसेंट इन मिल्क, मतलब कि दूध में वसा प्रतिशत को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए कॉटन सीड केक का यूज़ किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है अगर आपको फैट परसेंट बढ़ाना है मिल्क में। तो अगला है इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन, अगर दूध उत्पादन बढ़ाना है तो क्लोवर का यूज़ करेंगे। प्रोटीन सप्लाई बढ़ाना है तो यूरिया का यूज़ किया जाता है। और मिनरल सप्लाई के लिए किसका यूज़ किया जाता है, साल्ट का, और वो भी कितना, 50 ग्राम 50 ग्राम पर डे, ठीक है, प्रतिदिन के हिसाब से किया जाता है। आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी के जो फैक्ट हैं वो हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छे लग रहे हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ये जानकारी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप भी किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस हमसे चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की, ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके, ठीक है।
और भी कोई डाउट हो आपका तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।